प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 10 पाठ 3 को देखेंगे। और ये हमारे स्पर्श बुक से है, संचयन बुक से है। और इस पाठ का नाम है टोपी शुक्ला। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मुहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ़न की कहानी एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़ की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई।
परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे होता, तो बेचारे दिल मसोड़ कर रह गए। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जो भरकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व या अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंध, उपभोग आदि के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज कर गई हो। और अच्छा, यहाँ पे जो 4 नंबर दिया गया है, जैसे कि वसीयत, तो वसीयत का क्या अर्थ होता है? लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व या अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंध, उपभोग आदि के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज कर दी गई हो, उसको वसीयत कहते हैं। और जो 5वें वर्ड है, 4 का मिल गया हमें, 5 में भी एक वर्ड है, उसका अर्थ है इस्लाम का एक पवित्र स्थान को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। और 6 में है नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला। 7 है एक टोटका। 8 में है एक संक्रामक रोग जिसमें बुखार के साथ पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, शीतला, इसको चेचक कहते हैं। 9 है पूरब की तरफ बोली जाने वाली भाषा। 9वें जो वर्ड दिया गया है उसका अर्थ है पूर्वी, तो पूरब की ओर बोले जाने वाली भाषा। और 10 में है छठी, तो जन्म के छठे दिन का स्नान, पूजन, उत्सव। और 11 है जश्न, जश्न का अर्थ है उत्सव, खुशी का जलसा। और 12 में है नाक नक्शा, यानी कि रूप रंग, इसका अर्थ होता है। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक इरफान की दादी एक मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपट शपट जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे से उन्हें पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा, जौन तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेजती हो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में है और घर कस्टेडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकता है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नफज कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीवी कही जाती थी। इरफान तब चौथे में पढ़ता था
और टोपी से उसकी मुलाकात हो सकती थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब काबली, ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करते थे। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी नहीं कहती हो का एक मुल्क में एक बादशाह रहा। आने यहाँ पे अर्थ दिया गया है, जिसमें नंबर दिया गया है हमारे उसमें 13 है। जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग को हम लोग कहते हैं कस्टेडियन। कस्टेडियन मतलब होता है जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो उसका संरक्षण करने वाले विभाग को कस्टेडियन कहते हैं। आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़ को बीजू कहते हैं। और बेशुमार मतलब बहुत सारे। और 16 में है हमारा बाजी। बाजी बड़ी बहन को कहा जाता है। और 17 कचहरी मीन्स न्यायालय। 18 है पाक। पाक मीन्स पवित्र। और 19 है मुल्क मीन्स देश। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोल लगायो। तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह का किहिस की तुरंते एक ठो हिरन मार लियावा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत ही नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तय काहे को जाथे उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही ही? दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा, वह शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। 20 में बल्कि 21 पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत को और तिल का लड्डू को, तिलवा के तिल से बने व्यंजन को।
कहा कि देखिए लफ्ज़। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ये हम इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है ये हम ना जानते। तय कौनो मियाँ की लइकन से दोस्ती कर ली ले बाकारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की या जवान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जयबे ओकरा घरे। हाँ अरे तोरा माँ हाँ वे लुकारा आगे मारती भी लो। राम दुलारी मारते मारते थक गए, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसको कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कावेची को दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब फिर राम राम राम। राम दुलारी घृणा के 2 कदम पीछे हट गए। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक अन्नी रिश्वत दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू को कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा ओ दिन? मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठी है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह थी कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह उतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह सब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बात बता दी। दोनों जुगरफिया का घंटा छोड़कर सड़क गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। ऐसा ना हो सकता का ही हम लोग दादी बदल ले, टोपी ने कहा। तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमारी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोल थे। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मी भी तो है, इरफान ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? हाँ। तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी हो। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया। टोपी अकेला रह गया। वह मुँह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी।
दोनों अपने घर में अष्टमी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान से पूछा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का युग तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद वह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि वो दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, और किसी ने टोपी का मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आ गई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण, बिल्लू ने अंपायर को आवाज दी। भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर डाकदर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जवानियाँ संभाल के बोलो, एक लप्पर से नीचे लगी हो। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। पेट में सांस सुइयां भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए, और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह हंसी के पल्लों में चला गया, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक राजा मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़े के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था, उन्हीं के लिए था। तो तुरंत टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतली के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी को बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओढ़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे? सुभद्रा देवी बोली। आपको यो ना मालूम कि जूता खाया ना पहना जाता है? दादी ने बदतमीजी करते हुए मुन्नी बाबू से बिगड़ कर कहा। का हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, लाम दुलारी से पीटना शुरू किया। तो 10वां में पहुंच गई बार। सीता ने कहा, तुम्हें दादी से टर्राव के ता ना चाहे कि लो तोहार दादी मारे। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में 52 में पहुंच सका।
जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जवान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउडी था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या रामदुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न से पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ का था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल आए, वह रह गया। और सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसे दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है साहब, अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जमाने याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पाठशाल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसर्च में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अवे तो हम लोगन में का गुस्सा है, एर्थ वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे हुई हो। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई, और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो गया या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ, और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह दादी बोली, भगवान नजरे बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। तो अब बहुत प्रश्न दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।